हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम प्रीपोजिशंस पर लेक्चर्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रीपोजिशंस को पहले समझने की कोशिश करेंगे और तब इसके बाद हम लोग सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड प्रीपोजिशंस की चर्चा शुरू करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रीपोजिशंस के बारे में क्या क्या समझने हैं, क्या क्या आपको जानने हैं, इनको थोड़ा हम बता दें। इन पर आधारित प्रॉब्लम्स परीक्षाओं में आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात कि कोई भी प्रीपोजिशन अपने बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन लेता है तो यह नाउन या प्रोनाउन या नाउन के कोई भी समतुल्य शब्द इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो जिस तरह से कोई ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, उसी तरह से कोई प्रीपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्ट ही लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन, खास करके इस पर सतर्कता बरतिएगा, आने वाला प्रोनाउन जो है इसका केस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस में ये प्रोनाउन होना चाहिए। तो नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो वहां ऑब्जेक्टिव केस में होना माना जाएगा। लेकिन चूंकि नाउन के नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस होने पर स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउन में होता है। पहले भी हम कभी बताए हुए हैं, बिटवीन के प्रयोग में भी ये पॉइंट हम समझाए हुए हैं कि जैसे आई नॉमिनेटिव है तो मी ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद आई का प्रयोग नहीं होगा, जब होगा मी का प्रयोग होगा। लेकिन इस जगह पे अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम्स परीक्षाओं में दिया करता है। ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद या तो किसी नाउन को लेता है या अक्सर यू को लेता है। तो यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म समान होता है। ध्यान रखना है कि यू नॉमिनेटिव में भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी यू रहता है, अर्थात यू का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रूप समान होता है। इसी तरह से किसी नाउन का यदि हम प्रयोग करना चाहें तो किसी नाउन का भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप समान होता है। लेकिन वही हम आई का प्रयोग करना चाहें तो आई का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो बिटवीन के संदर्भ में ये बात हमने आपको बताया था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बिटवीन पर ही अभी तक में दिए गए हैं, लेकिन और प्रीपोजिशंस के साथ भी दिए जाते रहे हैं। सर्वाधिक बिटवीन के साथ दिया गया है, इसलिए बिटवीन पर हमने अलग से इसको आपको समझा दिया था। जैसे हमने बताया था कि इस ढंग का प्रॉब्लम्स परीक्षाओं में देते रहता है बिटवीन यू एंड आई, है ना। तो हमने बताया था कि ये यू यहां सब्जेक्ट का रूप नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहां इस्तेमाल हो रहा है और यहां भी हमको ऑब्जेक्ट ही चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का हिस्सा है। अर्थात ये हमारा बिटवीन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का हिस्सा है और ऑब्जेक्ट का हिस्सा होने का मतलब हुआ जैसे यहां यू हो रहा है वैसे ही यहां आई के बदले मी होना चाहिए। तो बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में, ये इसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो या तो एक प्रोनाउन यू को रखता है या कोई एक नाउन को रखता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से दे देगा बिटवीन यू एंड शी, बिटवीन यू एंड ही, बिटवीन राम एंड आई। तो ये पूरा हिस्सा हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। अतः ध्यान रखना है, यू बिल्कुल सही है, यू बिल्कुल सही है, राम बिल्कुल सही है। यहां शी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सी सब्जेक्ट रूप है अर्थात नॉमिनेटिव केस रूप है, तो सी हमारा गलत है। इसके बदले क्या होना चाहिए, हर हो जाना चाहिए। उसी तरह से ही नॉमिनेटिव रूप है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप हिम होता है, हिम होना चाहिए। आई नॉमिनेटिव रूप है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप मी होता है, मी होना चाहिए। फिर तो हमने कहा कि बिटवीन के साथ जो पिछले क्लास में भी हमने इस पॉइंट को उठाया था, लेकिन कुछ और एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स परीक्षाओं में आपको दिए जाते रहते हैं कि
प्रीपोजिशन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग, है ना। जैसे दे देगा ही लाफ्ड एट आई। अब ये हम ध्यान दें तो ही यहां सब्जेक्ट है, ये यहां वर्ब है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमने कहा कि यहां आना चाहिए ऑब्जेक्ट, अर्थात जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसका केस ऑब्जेक्टिव कहलाता है, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्ट का काम आई नहीं करेगा, है ना। यहां हमसे उम्मीद करेगा कि मी का प्रयोग हम करें और अर्थ निकलेगा कि वह मुझ पर हंसा, अर्थात हंसने का प्रभाव मी पर पड़ा। तो आई डूअर का काम करता है, मी रिसीवर का काम करता है। अब इसी तरह ध्यान रखिएगा कि जैसे एक से अधिक शब्द का प्रयोग यहां कर देगा, इसी को कर देगा he laughed at you and I, he laughed at सीता and I। अब ध्यान रहे सेम प्रॉब्लम फिर यहां हुआ कि यह हिस्सा हमारा ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, तो यू बिल्कुल सही है, सीता बिल्कुल सही है। यहां फिर हमको बताना पड़ेगा आई के बदले मी होना चाहिए, यहां बताना पड़ेगा कि आई के बदले मी होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने समझाने की कोशिश की, ये अब बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इस पर अच्छा खासा प्रॉब्लम्स डिफरेंट एग्जाम्स में दिए जाते रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो हमको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग जब भी प्रोनाउन का प्रयोग हमको करना है तो उसको सावधानी से करना चाहिए। सेकंड पॉइंट में ध्यान रखिएगा, हम ले रहे हैं कि यदि दो ऐसे प्रीपोजिशंस का प्रयोग, दो ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किसी कंजंक्शन से जोड़कर करना हो जो अपने लिए अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हों, तो दोनों शब्दों के लिए प्रीपोजिशन को स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि दोनों एक ही प्रीपोजिशन लेते हों तो केवल बाद वाला शब्द के साथ हम उस प्रीपोजिशन को रख देते हैं और वह प्रीपोजिशन वहां कॉमन प्रीपोजिशन का काम कर लेता है। लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशन लेने वाले यदि दो शब्द हैं तो दोनों के लिए प्रीपोजिशन को स्पष्ट करना अनिवार्य होता है। एग्जामिनेशन में आपको क्या करता है कि फर्स्ट प्रीपोजिशन को वाक्य से हटा देता है और केवल सेकंड को रहने देता है। तो चलिए सबसे पहले ले लें कि दो शब्द यदि एक ही प्रीपोजिशन लेते हैं तब उनको हम कैसे किसी कंजंक्शन से जोड़ेंगे। अब ध्यान रखें, बहुत सिंपल शब्द सब हम ले रहे हैं। यदि हम कहते हैं कॉन्शस, इसका अर्थ होता है जागरूक, सचेत, और यहां अपने बाद प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। अब यदि दूसरा शब्द हम ले डिजायरस, इसका अर्थ होता है इच्छुक, तो यह भी अपने बाद प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। अब यदि हो कि कॉन्शस ऑफ एंड और डिजायरस दोनों को जोड़ना है तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी कंजंक्शन, मान लीजिए कि एक कंजंक्शन हम एंड ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये ऑफ हमारा कॉमन प्रीपोजिशन हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में इन दोनों को जोड़कर हम सीधे कहते हैं कॉन्शस एंड डिजायरस ऑफ, कॉन्शस एंड डिजायरस ऑफ। तो ऑफ का प्रयोग हमने यहां करके इसलिए रख दिया कि ये यहां कॉमन प्रीपोजिशन है, ये डिजायरस के लिए भी है और किसके लिए है, कॉन्शस के लिए भी है, दोनों के लिए प्रीपोजिशन ऑफ है। तो इस जगह पे ऑफ को हम लोग नहीं रख रहे हैं, ऑफ को यहां हम हटा दे रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कॉन्शस एंड डिजायरस ऑफ। लेकिन यही चीज आपको तब प्रॉब्लम करता है जब फर्स्ट वर्ड कोई और प्रीपोजिशन लेने वाला हो और सेकंड वर्ड कोई और प्रीपोजिशन लेने वाला हो। ऐसी स्थिति में फिर क्या करता है कि यहां भी फर्स्ट वर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आना चाहिए उसको ड्रॉप कर देता है परीक्षाओं में, और आपसे उम्मीद करता है कि इस जगह पे प्रीपोजिशन मिसिंग रह गया, ये आप समझते हैं कि नहीं। जैसे ध्यान देना है, यदि हम एक शब्द लेते डिवोटेड, डिवोटेड तो इसका अर्थ होता है समर्पित, और ये अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेता है। लेकिन इसी में मान लीजिए कि फिर दूसरा शब्द हम ले लेते डिजायरस, तो ये क्या लेता है, अपने बाद ऑफ ले लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि डिवोटेड को हर हाल में टू चाहिए, चाहे पहले रहे चाहे बाद में रहे, और डिजायरस को हर हाल में ऑफ चाहिए, चाहे पहले रहे चाहे बाद में रहे, ठीक है। और अब मान लीजिए कि इन दोनों को हम जोड़ना हो
और कंजंक्शन एंड का प्रयोग करें तो स्थिति क्या दिखाई पड़ रही है कि टू या ऑफ कॉमन प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं है। अब यदि हम जोड़ते हैं तो हमको कहना पड़ेगा डिवोटेड टू एंड डिजायरस ऑफ, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहां एग्जामिनेशन में क्या करता है कि इस टू को ड्रॉप कर देता है और सीधा आपको दिखा देगा डिवोटेड एंड डिजायरस ऑफ। तो डिजायरस को तो ऑफ मिल जाता है, लेकिन यदि हम टू हटा देते हैं तो डिवोटेड को टू नहीं मिला। इसका मतलब है कि यह हिस्सा हमारा अधूरा रह गया। अब इस तरह से बोले कि यदि डिजायरस को पहले रखता है, ठीक है, तो ऑफ को ड्रॉप कर देगा और आपको डिवोटेड के बाद टू लगा देगा। जैसे रीअरेंज इसको हम कर दें तो दे देगा डिजायरस एंड डिवोटेड टू। तो हमने कहा कि यदि टू कॉमन प्रीपोजिशन का काम कर लेता तब तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन डिजायरस अपने बात टू नहीं लेता है। हमको बताना पड़ेगा यहां मिसिंग है ऑफ और इस ऑफ को हम जोड़ेंगे तब जाकर यह हिस्सा हमारा कंप्लीट होगा। तो एक पॉइंट प्रीपोजिशन के प्रयोग के संदर्भ में यह ध्यान रखिएगा कि जब भी दो शब्दों का प्रयोग हो और दूसरे शब्द के बाद कोई प्रीपोजिशन हो तो थोड़ी सावधानी बरतनी है कि पहला शब्द वही प्रीपोजिशन कॉमन प्रीपोजिशन के रूप में ले सकता है या नहीं। यदि वो ले सकता है तो प्रयोग हमारा करेक्ट होगा, यदि वो नहीं ले सकता है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन मिसिंग है वो कौन सा प्रीपोजिशन है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और उसी के आधार पर आपको एरर बनाना है तो एरर आप बनाएंगे या इंप्रूवमेंट के लिए देता है तो आप डिजायरस का ऑफ जोड़ दीजिएगा, इंप्रूव्ड हो जाएगा। उसी तरह से यहां यदि टू को मिसिंग करा दिया है तो डिवोटेड के बाद टू जोड़ दीजिएगा तो वो इंप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि तीसरा पॉइंट में क्या है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब का प्रयोग है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब है तो ध्यान रखिएगा कि यह वर्ब हमेशा अपने आईएनजी रूप में होता है, अर्थात यह भी फुल रूप में होता है और यह यहां काम करता है जिरंड का। और जिरंड क्या होता है? जिरंड यह बराबर एक नाउन के होता है, जो पहले कभी हम बता रहे हैं कि एक जिरंड एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है। और चूंकि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है तो स्वाभाविक है कि कोई नाउन इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई जिरंड इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई क्लॉज भी इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी प्रीपोजिशन भी फोर लेता है, यह ध्यान रखना है। लेकिन यहां आपका प्रॉब्लम क्या करता है कि या तो V1 का प्रयोग कर देता है या V2, V3 आदि का प्रयोग कर देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हम आपको बता देते हैं। ये प्रीपोजिशंस अक्सर अपने साथ जब भी वर्ब लेंगे V4 पे लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम प्रीपोजिशन ऑफ, फॉर, ऑन, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, without, by, in, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं जो अपने बाद V4 अक्सर लेते हैं आवश्यकता पड़ने पर, है ना। और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको होने लगता है कब? जब प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग होता है। तो जस्ट एक आध उदाहरण पहले इधर का हम ले लेते हैं, ठीक है, तब फिर हम टू की थोड़ी चर्चा आपको कर देंगे, क्योंकि टू थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ एग्जामिनेशंस में जो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं उसको यदि हम ले तो जैसे दे देगा, ये सब टाइप दिया है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। जैसे ऑन, रीच, दिल्ली, ही फोन्ड मी, दिल्ली पहुंचकर उसने मुझे फोन किया। अब ये अर्थ हम लेना चाहते हैं, ही फोन्ड मी। अब स्थिति क्या हो गई कि जब ऑन का प्रयोग आपने किया तो यहां रीच हमको V1 दिखाई पड़ रहा है और यही आपका प्रॉब्लम है। यहां आपसे उम्मीद कर रहा है कि रीच नहीं होगा, यहां हो जाएगा ऑन रीचिंग, है ना, दिल्ली पहुंचकर। इसके लिए करना पड़ेगा ऑन रीचिंग दिल्ली, ही फोन्ड मी।
ठीक है, तो ये चीज आपने देखा। इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि he succeeded in this examination by work hard। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा हुआ सिर्फ टाइप हम आपको बता रहे हैं, है ना। ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया आपको, या कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वर्क का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है और वर्क का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है, ठीक है। तो आप समझ लेंगे कि बाय के बाद शायद यहां वर्क नाउन है, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये एक्चुअली वर्ब है। चूंकि वर्ब के बाद यहां हार्ड जो आया हुआ है, ये हार्ड इस जगह पे एक वर्ब है और यह विशेषता बता रहा है इस वर्ब की। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि उसने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। कैसे? बाय वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करते हुए, ये इसका अर्थ आना चाहिए, ठीक है। तो हमसे उम्मीद कर रहा है कि ये वर्क नहीं होगा, ये वर्किंग होगा, क्योंकि ये वर्ब है, नाउन नहीं है। और दूसरी स्थिति एक और हम बता देते हैं कि आप चाहे तो कर सकते हैं, खास करके इस सिचुएशन में, हर सिचुएशन में नहीं, क्योंकि यहां नाउन वर्ब दोनों की संभावनाएं हैं और हार्ड शब्द का प्रयोग है, तो जानबूझ के ये कॉन्फ्यूजन आपको एग्जामिनेशन में पैदा किया गया है, या इस तरह का प्रश्न देकर आपको ज्यादा कॉन्फ्यूज कराता है। यदि क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आपका प्रॉब्लम्स नहीं बनने वाला है। तो देखिएगा कि यहां एक सिचुएशन और हम क्या कर सकते थे कि इसको हम रीअरेंज कर देते और हार्ड वर्क कर देते, तब क्या हो जाता है, ये नाउन हो जाता और ये यहां पे एडजेक्टिव हो जाता। क्योंकि जैसे वर्क यहां दो काम कर सकता है, एक वर्ब का और एक नाउन का, उसी तरह से हार्ड भी ध्यान रखिएगा दो काम करता है, एक एडजेक्टिव का और एक एडवर्ब का। तो जब आप वर्क के बाद हार्ड लगाए हुए हैं तो इसका मतलब है कि वर्क वहां वर्ब है और हार्ड एडवर्ब है। जबकि वर्क के पहले यदि आप हार्ड लगाते हैं तो वर्क नाउन होता है और हार्ड यहां पे एडजेक्टिव होता है। क्लियर? तो इस जगह पे ये वर्ब है और ये क्या है, एडवर्ब है, जबकि इस जगह पे ये एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है। तो क्लियर है कि बाई के बाद वर्ब में आईएनजी आना चाहिए, ठीक है, और इस तरह से वर्क वर्किंग हो जाना चाहिए। तो इसमें इनमें से कोई भी प्रीपोजिशन हो, ध्यान रखिएगा सेम सिचुएशन आपके लिए लागू होंगे। अब जैसे फिर एक आध एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं, ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका, फ्रॉम गो देयर, वहां जाने से। अब फिर हम ध्यान दें तो फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आ गया तो हमने कहा कि अपने V4 रूप में होना चाहिए, आपने इसको V1 करके छोड़ दिया है, इसका मतलब फिर वो गलत है, क्या कहना पड़ेगा, गोइंग। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से रोका, ये इसका अर्थ होगा। अब थोड़ी चर्चा हम कर ले, जो हमने कहा कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूजिंग शब्द आपके लिए है, वो है टू। ध्यान रखिएगा कि टू एक प्रीपोजिशन माना जाता है, लेकिन टू का दो फंक्शंस है। टू का एक फंक्शन क्या है कि यह अपने साथ भी वन लेता है और ये इंफिनिटिव बनाता है। तो इस जगह पे ध्यान रखना है कि टू प्लस V1 को हम लोग फुल इंफिनिटिव या टू इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं, और पॉपुलरली इसी को हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं। तो स्थिति क्या है कि जब यह फुल इंफिनिटिव है, इसका मतलब हुआ कि आधा इंफिनिटिव का हिस्सा यहां टू है, तो आधा हिस्सा यहां भी वन है, अर्थात टू को हम कह सकते हैं कि इंफिनिटिव का ये पार्ट है यहां, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक आध टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये भी वन के साथ इस्तेमाल होता है तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग इंफिनिटिव मार्कर भी कह सकते हैं या कहते हैं, है ना। और कुछ लोग इसको इंफिनिटिव पार्टिकल भी कहते हैं, इंफिनिटिव का कण, ठीक है। तो टू जब अपने साथ भी वन लेता है तो ये इंफिनिटिव मार्कर है या इंफिनिटिव का कण है, इंफिनिटिव का टुकड़ा है, ठीक है।
और आधा टुकड़ा इसका जब V1 मिलता है तब यह फुल इंफिनिटी बना देता है। तो बहुत सारे वर्ब्स के साथ 2 + V1 ही चलता है। जस्ट एक दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। ये इंफिनिटिव का बहुत व्यापक डिस्कशन आपका होता है, ये आपके लिए होगा, तब जाकर इंफिनिटिव का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जस्ट यहां थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए ये पॉइंट्स ले रहे हैं। तो जैसे पिछले नरेशन के क्लास में भी कभी हमने बताया था कि जैसे हम कहते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, है ना, एडवाइज आदि, तो हमने बताया था कि इनके साथ यदि हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो यहां हमको 2 + V1 का प्रयोग करना होता है, अर्थात यहां इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कभी हमने बताया था कि ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर को आदेश दिया टू क्लीन द रूम, कमरा साफ करने का। तो टू क्लीन ये हमने कहा कि ये आपका इंफिनिटिव है, या इसको टू इंफिनिटिव, फुल इंफिनिटिव आदि हम कहेंगे। तो इस जगह पे ये टू जो है ये इंफिनिटिव फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन टू प्रीपोजिशन का जब काम करता है तब टू अपने साथ V4 लेता है, और यही कॉन्सेप्ट आप में से बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता है। यही वजह है कि एग्जामिनेशन में जहां टू प्रीपोजिशन का काम करता है वहां भी आपके लिए V1 का प्रयोग करके प्रॉब्लम में दे दिया जाता है, और आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उसको अंतर नहीं कर पाते हैं, और आपको सीधा समझ में आता है कि 2 + V1 वहां इंफिनिटिव हो गया है, ठीक है। जस्ट एक आध एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक आध शब्द से भी यदि आप परिचित हो थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं एडिक्टेड, तो एडिक्टेड एक एडजेक्टिव है और ये अपने बाद टू जो ले रहा है ये इसके साथ प्रीपोजिशन है, ही इज एडिक्टेड टू। अब इस टू के बाद में क्या है कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। या मान लीजिए कि नाउन प्रोनाउन के बदले यदि आप वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हमने कहा कि ये V4 के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जिरंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आपको क्या करता है कि इस टू के साथ यहां हमेशा ध्यान रखिएगा, इस टाइप की स्थिति में यहां V1 लगा देता है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये टू इंफिनिटिव पार्टिकल नहीं है, इंफिनिटिव मार्कर नहीं है, ये क्या है, इस जगह पे जो टू आया हुआ है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन टू अपने बाद V1 नहीं लेता है बल्कि अपने साथ V4 लेता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं जो आपको परीक्षाओं में देता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे दे दिया कि शी इज एडिक्टेड टू ड्रिंक, शी इज एडिक्टेड टू ड्रिंक, और ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में इसको एक अलग खंड बना देता है, और इसलिए ये अलग खंड बना देता है कि आपको ये सीधा दिखाई पड़े कि टू ड्रिंक मतलब यह इंफिनिटिव है, ठीक है। जबकि ये प्रॉब्लम क्या हो गया कि एडिक्टेड के बाद जो ये टू है ये हमने कहा कि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ड्रिंक के बदले यहां आपसे उम्मीद करेगा कि इस्तेमाल कीजिए ड्रिंकिंग, शी इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, वह पीने की आदी है, वह पीने का अभ्यस्त है ना, ये आपका सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है। तो शी इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, न कि टू ड्रिंक। तो शब्दों का थोड़ा ज्ञान आपको डेवलप करना पड़ेगा। जस्ट 2-3 शब्द हम केवल फिलहाल आपको समझने के लिए दे देते हैं कि ये सब शब्द अपने बाद जो टू ले रहे हैं ये प्रीपोजिशन है। जैसे तुरंत एक और शब्द हमने इसके पहले क्या लिया था, डिवोटेड, क्लियर है कि ये टू है, ये टू प्रीपोजिशन है। इसी तरह ध्यान रखना है, अभी ये शब्द जो हमने लिया एडिक्टेड, इसके बाद जो टू है ये टू यहां प्रीपोजिशन है। इसी तरह से ध्यान रखिएगा एकस्टम्ड, अच्छी आदतों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो टू ले रहा है ये प्रीपोजिशन है। इसी तरह से ध्यान रखिएगा एक आध और विशिष्ट चीज हम आपको बता देते हैं कि विथ अ व्यू टू, यह एक इडियम मुहावरा है जिसका अर्थ होता है के उद्देश्य से, इसकी हिंदी बनती है के उद्देश्य से। और इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि एक और हम ले रहे हैं लुक
फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, आशा करना, उम्मीद करना, आशा करना, उम्मीद करना। और ध्यान रखिएगा कि इन दोनों ही इडियम्स में ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से किसी भी टू के बाद यदि वर्ब के रूप में फॉर्म का इस्तेमाल होना है तो वो केवल V4 फॉर्म होना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए नीचे विद ए व्यू टू वगैरह का में से भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और यहां फिर आपको प्रॉब्लम वही देता है। ध्यान रखिएगा कि इस टू के साथ V1 का प्रयोग, और ये भी ध्यान रखिएगा कि सामान्य तौर पर बहुत सारे अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले लोग विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू आदि के साथ जो अच्छी अंग्रेजी बोलने लिखने वाले लोग हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि टू के साथ भी वन लगा देते हैं, क्योंकि वहां वो सीधा समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव है और इस तरह के व्यवहार में प्रयोग 100% एक्सेप्टेबल है, इसलिए वहां कोई बहुत झंझट नहीं है। केवल आपको परीक्षा के लिए ध्यान रखना है कि ऐसे जहां भी कहीं टू दिखाई पड़े तो वहां V4 आपको लगाना है, ठीक है। अब जैसे हम कहें कि ही केम हियर विथ ए व्यू टू, अब खतरा आपके लिए, मीट यू। अब ध्यान देना है इस वाक्य का अर्थ हम क्या लेना चाहते हैं कि वह यहां आया, क्यों आया? तुमसे मिलने के उद्देश्य से, अर्थात उसका आने का मकसद था यहां तुमसे मिलना। तो इसलिए क्या होगा कि हमने कहा कि विथ ए व्यू टू यहां तक मिलकर एक इडियम है और ये टू अपने साथ V4 लेता है। अब इस टू को क्या किया है, मीट करके V1 कर दिया। आपसे यह उम्मीद करेगा कि ये मीट नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मीटिंग, विथ ए व्यू टू मीटिंग यू, है ना। लेकिन अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोलने लिखने वाले लोग वहां वही इस्तेमाल करते हैं विथ ए व्यू टू मीट यू, है ना, क्योंकि सीधा हमको वहां इन्फिनेटिव वाली बनावट, इन्फिनेटिव वाला प्रयोग समझ में आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, शब्दों का थोड़ा ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। चलिए एक आध और एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। जैसे प्रेफर, आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि प्रेफर अपने बाद क्या लेता है, टू लेता है, और ये टू क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है ना। तो प्रेफर अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेता है, प्रेफरेबल अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेता है, यह आपको पता होना चाहिए। अब यहां ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम क्या करता है कि यदि दो जिरंड्स की तुलना यहां करने के लिए प्रेफर का प्रयोग करता है तो फर्स्ट को जिरंड रहने देता है, सेकंड को इंफिनिटी बना देता है। जैसे शी प्रेफर्स रीडिंग टू, अब इसको खंड यहां से अलग करेगा, यहां डाल देगा राइट, है ना। शी प्रेफर्स रीडिंग टू राइट। अब आप यहां कहां फंस जाते हैं कि टू राइट आपको दिखाई पड़ने लगता है इन्फिनिटिव, लेकिन इन्फिनिटिव है नहीं। एक्चुअली ये प्रेफर्स शब्द के लिए ये टू जो है ये आपका प्रीपोजिशन है, और यहां दो चीजों के बीच तुलना की गई है। वो दो चीज क्या होना चाहिए था, एक रीडिंग है तो दूसरा राइटिंग होना चाहिए था, है ना। तो कहीं ना कहीं से हम ये बताना चाहते हैं कि वो लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद करती है, ठीक है। तो लिखना और पढ़ना, जिस तरह से यहां रीडिंग है वैसे ही ध्यान रखिएगा यहां राइट के बदले होना चाहिए राइटिंग। तो इस तरह से होना चाहिए कि शी प्रेफर्स रीडिंग टू राइटिंग, लेकिन आपको प्रॉब्लम देगा टू राइट, है ना। तो ये टू बड़ा यहां आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। अब जिनको ये समझ में बात नहीं आती है कि किसी भी शब्द के बाद जो टू का प्रयोग है वो एक्चुअली इन्फिनिटिव फॉर्म करने वाला है, अर्थात इन्फिनिटी मार्कर है, या वो प्रीपोजिशन है, तो ऐसे लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि टू के साथ कहां V1 कहां V4। और चूंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में सीधा हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है कि टू जैसे ही आता है उसके साथ V1 लगता है, यही वजह है कि जहां 2 + V4 की भी आवश्यकता होती है तो आम लोग भी, जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लिखने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी नॉर्मली क्या करते हैं कि 2 के आते ही सीधे V1 लगा देते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा डिफरेंस एग्जामिनेशन के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहां टू इन्फिनिटिव मार्कर है और कहां टू प्रीपोजिशन है ना, और उस आधार पर आपको अंतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स प्रीपोजिशन के बारे में हमको बताने थे, ठीक है, और हमने इन्हें समझाने की आपको कोशिश की है, और लगता है कि निश्चित रूप से इस डिस्कशन से आप लोग
इन्फिनिटिव ये प्रीपोजिशंस के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त किए हैं, ठीक है, और इनका उपयोग आप आने वाली परीक्षाओं में करें। अगले क्लास से हम लोग सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड प्रीपोजिशंस की चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, और जैसा कि हर वीडियो के अंत में हम आप लोगों से कहते हैं कि वीडियोज यदि अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं या क्या आप वीडियोस को देखकर महसूस करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत थैंक्स।